ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहेंगे नाजरीन आपको। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्रिकेट अवेयरनेस के ऊपर, और इसके बारे में बाबर आजम ने एक पॉडकास्ट के ऊपर भी ना काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात किए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाबर आजम ने पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंकशाफात किए हैं। पहला तो मैं आपसे सवाल जानना चाहूँगा, अभी रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी 2025 हुई है और उस पॉडकास्ट के अंदर बाबर आजम ने सवाल किया गया था, अगर बतौर कप्तान आपसे पूछा जाता है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं तो आप क्या एक ओपनर के साथ जाते हैं या दो के साथ, तो बाबर आजम का भी जवाब था कि हम दो ओपनर के साथ जाते, अगर मैं भी कप्तान होता। तो ये सोच मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं आई, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को क्यों नहीं आई है, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को सोच क्यों नहीं आई, जो सोच पाकिस्तान के बेस्ट बैटर को आई हुई है? ये बात स्पिनर की भी बात की जाए तो हमने उस वक्त भी बड़ा इस पर एतराज किया था कि पाकिस्तान प्रॉपर ओपनर्स के साथ क्यों नहीं इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहा। और बिल्कुल यकीनन देखें, इसी चीज की निशानदेही की है। वो बैटर है, प्रोफेशनल है, उस 10 साल से वो फील्ड में है, सर्किट में मौजूद है, उन्हें पता है प्लेयर्स के हवाले से, उन्हें पता है मुखालिफ टीमों की क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। तो मैं ये समझता हूँ बड़ी उन्होंने मैच्योर अप्रोच के साथ जो है पूरी पॉडकास्ट के अंदर डिस्कशन भी की है। और अगर ये बात देखी जाए उनकी, तो ये जेन्युइन बात है कि देखें, जब भी आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो वहां पर आप तजर्बे नहीं करते। आप अभी भी अगर आप देख लें, आकिब जावेद की बात सुने, आप किसी भी हमारे जो पाकिस्तानी कोचेज हैं उनकी बात सुने, तो वो यही कह रहे होते हैं, इवन इंटरनेशनल कोचेज भी, कि हम बड़े टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 का आ रहा है, ODI का आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, ये मेजर इवेंट्स हैं आपके। तो आपने वहां जाके तजर्बे नहीं करने होते, आपने उससे पहले जो आपकी जो बाय नेशन है, ट्राई नेशन चल रही है, आपने उनके अंदर जो है वो देखना होता है, तजर्बात करने होते हैं। आपने अभी हालिया देख ही लिया कि जिस तरह से हमने जो है वो न्यूजीलैंड के हवाले से खिलाया अपने लड़कों को, और जितना पूरी की पूरी टीम ही हमने पकड़ के चेंज की और उनसे तजर्बात किए, तो समझ आती है कि ठीक है, आप एक बाय नेशन सीरीज थी, आपने उसको जो है वो तजर्बे के हवाले किया और उसमें आपने कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करवा लिया, कुछ 2-4 प्लेयर्स को निकाला वहां से आपने, ठीक है। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हो, जहां आपने मेजर टूर्नामेंट इवेंट खेलने जा रहे हैं, ICC का मेजर इवेंट है, आपके अपने मुल्क में हो रहा है, आप उसके मेजबान है, आपकी होम कंडीशन है, तो आप उसमें इतनी बुरे तरीके से जाके एक्सपोज होंगे कि आपको जो है तो पहले ही राउंड में नॉकआउट होना पड़ेगा। तो ये बड़ी मायूस कुन चीज थी, और मेरा ख्याल है बाबर ने उसी का ही इजहार भी किया है। तो फिर हम ब्रेक से पहले गेम अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे थे, बाबर आजम ने इसके ऊपर भी बात की और काफी ज्यादा उन्होंने चर्चा किया है। उन्होंने कहा हमारे खिलाड़ियों को गेम अवेयरनेस नहीं है। अगर हम PSL की बात कर लें तो हमारे खिलाड़ियों को माइंड में बस दो चीजें हैं, यहाँ बॉल डॉट करना है, यहाँ बॉल उठा के अपने ग्राउंड से बाहर फेंकना है, बाउंड्री से बाहर फेंकना है। तीसरी चीज प्लेयर के माइंड में नहीं होती। तो ये चीजें किस तरह हम अपने प्लेयर्स में डेवलप करेंगे? जो प्लेयर पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन बता रहा है, वो बात हमारे यंगस्टर क्यों नहीं सुन रहे, वो क्यों नहीं अप्लाई करते? नहीं, बहुत ही जेन्युइन और उन्होंने प्रॉपर मेरे ख्याल है क्रिकेटिंग बात की है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो क्रिकेट को समझते हैं, जो खेलते हैं, जिन्हें पता है कि ग्राउंड में उतर के परफॉर्म करना कैसे होता है, ठीक है, जिन्होंने वो जिस तरह कहते थे ना, वो हमारे एक सबका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, जिनके बारे में जो है वो हमारे ऑलराउंडर हफीज ने बयान दिया था कि इससे ज्यादा अवेयरनेस तो मेरे बेटे को है। सेम इज द केस है कि हमारे प्लेयर्स और उनकी कुछ जो मैनेजर्स हैं, उनके कोचेज हैं, उनसे ज्यादा अवेयरनेस जो बाकी यकीनन जो बच्चे खेलते हैं सब क्लब क्रिकेट, उनको उससे ज्यादा अवेयरनेस होती है कि यार हमने किस सिचुएशन में कैसे खेलना है। स्ट्राइक रोटेशन एक वो मेजर कंसर्न है जो पिछले जो है वो कुछ अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेट का अलमिया बना हुआ था, और वो पहले भी बना हुआ था। अब बाबर और रिजवान का इरा, फखर का इरा चला है, तो उसमें थोड़ा बहुत वो कंट्रोल हुआ है। जैसे ही आपने इसको दोबारा से रिप्लेस करने की कोशिश की है, तो आप समझे बैक टू दिस बेसिक आप जा रहे हैं कि जिसमें शाहिद अफरीदी होते थे, ठीक है, वो अन्नेवाह टल्ले मारते थे, और उसके बाद क्या है कि शायकीन क्रिकेट उनका एक छक्का देखने के लिए बैठे होते थे, और वो छक्का मारने के बाद वो भी ग्राउंड से बाहर, शायकीन क्रिकेट भी ग्राउंड से बाहर, और पाकिस्तान भी हर टूर्नामेंट से बाहर, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक ये सोच है। दूसरी सोच ये है कि आप एटलीस्ट जो भी टूर्नामेंट है उसका फाइनल खेल रहे हैं, उसका सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, आप एटलीस्ट एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर, मैं नहीं कहता कि 100% जो है आप जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आप एटलीस्ट 70%, 80% कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक आपका आ रहा था। आप कुछ ना कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर जो है वो फाइनल 4 के अंदर कंसिडर किए जा रहे थे। वो इस बुनियाद पर किए जा रहे थे कि आपकी जो कंसिस्टेंसी थी वो एक मेजर आपका जो थी वो पावर बन चुकी थी। आपके प्लेयर्स को समझ आ रही थी कि सिर्फ छिक्के और जो चौके हैं एडजस्ट पे सिर्फ वही नहीं लगते, उसके अलावा सिंगल डबल भी होती है, ट्रिपल भी होती है। ग्राउंड के जो मुख्तलिफ कॉर्नर्स हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, ठीक है, आपने किस तरह से अपने बॉलर को थकाना है, आपने उसके माइंड के साथ किस तरह से खेलना है, अपनी वीकनेस जो है वो उस पर अगले को नहीं आने देना, बल्कि आपने उसकी वीकनेस को
टारगेट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं जो एक अच्छा बैटर जो है वो समझता है, एक अच्छा क्रिकेटर समझता है। और मेरा ख्याल है कि बाबर ने अगर इस वाले से डिस्कशन की है जो आप बता रहे हैं, मैंने भी थोड़ी सी उसके बारे में चीजें देखी हैं, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी निशानदेही बिल्कुल ठीक की गई है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको इस चीज से निकलना होगा, उन्हें प्रॉपर बैटर बनना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी की मिसाल देख लें, हसन नवाज की जो एक अच्छी इनिंग थी, मैं समझता हूँ इतनी बुरी भी इनिंग्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो अच्छा बैटिंग को समझते हैं, वो कहते हैं कि इनके अंदर प्रॉपर जो बैटिंग के हवाले से अभी क्लॉज मौजूद है, उन पर इनको काबू पाना होगा, और वो इसी फेज में पाना होगा। अगर ये चीजें और ये आदतें पक्की हो गई तो अगले फेज के अंदर आप हसन नवाज को खो देंगे। होगा क्या, वो भी हैदर अली की तरह जो है वो जाया हो जाएंगे, वो मरकमल की तरह जाया हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी भी अच्छे प्लेयर को बाकायदा ग्रूम किया जाए और उससे भरपूर तरीके से लंबे अरसे तक फायदा उठाया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी बेसिक्स को इसी स्टेप पे ठीक किया जाए, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ इस बारे में बड़ा अच्छा निशानदेही कर रहे हैं, यूनुस खान कर रहे हैं। हमें इनकी खिदमत लेनी चाहिए जो हमारे कौमी क्रिकेटर्स हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज मौजूद हैं, जो टेक्निकली स्ट्रांग हैं, उनकी एक स्टांस है, उनकी एक स्ट्रेंथ है। सर, आपने मोहम्मद यूसुफ की बात की तो पाकिस्तान वाइट बॉल के नए हेड कोच माइक हैसन आ गए हैं। आप किस तरह देख रहे हैं कि माइक हैसन ही नए बैटिंग कोच को लेके आएंगे, या पाकिस्तान की डोमेस्टिक में से या पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर उठाया जाएगा? जिस तरह हम बात कर लें, माजी में मोहम्मद यूसुफ ने कोचिंग की, यूनुस खान ने कोचिंग की, या हम मियादाद को देख लें, या हम किसी और प्लेयर को देख लें, या सलीम मलिक को देख लें, आप किसको देखते हैं कि किसको बैटिंग कोच होना चाहिए पाकिस्तान टीम का? मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग कोच कोई भी हो, उसको आप ऑल इन ऑल थोड़े से इख्तियारात देंगे तो ही आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। देखिए, आपको शोबा जार डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको ये नहीं हो सकता कि जो बॉलर है उसको बतौर हेड कोच इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और फिर ना आपकी बॉलिंग चल सके और ना ही आपकी बैटिंग चल सके। अब ये मॉडर्न क्रिकेट का जमाना है जिसमें हेड कोच सिर्फ एक ओहदा जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ बैटिंग कोच आपको प्रॉपर बैटर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, ड्रिल्स करवा रहा है, उसका काम ही ये है। और अगर कोई बैटर परफॉर्म नहीं कर रहा तो जिम्मेदारी उसकी है, किसी और की नहीं है। ना हेड कोच उस तरह से ओनरशिप लेगा, ना कोई और लेगा, बॉलिंग कोच लेगा। आपका जो बैटिंग कोच है वही लेगा, जो बैटिंग कंसल्टेंट, उसका काम ही सोनली ये है कि वो बैटर्स की खामियों को जो है वो कम से कम करे, उनकी जो गलतियां उनको काबू करवाए। तो सेम इज द केस, बॉलिंग कोच है, ठीक है। अगर आप उसको हेड कोच के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा भी देते हैं तो उसका फिर ये काम है कि एटलीस्ट बॉलर्स को बेसिक्स तो बताएं। आकिब जावेद जब तक टीम के साथ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कितनी ग्रूमिंग की है शाहीन शाह अफरीदी की, आरिफ की, कि वो अपने गेम अवेयरनेस को चेंज नहीं कर पा रहे, वो अपने जो उनका एक सेट पैटर्न है उससे ही नहीं निकल पा रहे। वो उनके पास वही 2-4 बॉल्स हैं जिधर वो कर सकते हैं, जहां वो जाने में अपना जोर लगाते हैं और अपनी विकेट्स को लेके वो बड़ा उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब ये नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी की इन स्विंगिंग यॉर्कर्स है या इन स्विंगिंग बॉल है, उसके बारे में कितने भी दुनिया के बैटर्स हैं उनको नहीं पता कि उसने उधर ही अटैक करना है। जब अगर उसको पता है तो आप बताएं कि कितने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं जो उनको उसी जगह पर दोबारा विकेट देंगे, ठीक है। पहले कोई भी इख्तियार होता है, जितने भी अच्छे माजी के आप अपने स्टार क्रिकेटर्स को उठा लें, वो आपके बॉलर्स हों, वो बैटर्स हैं, तो वो अपनी टेक्निक्स को अपडेट करते रहते थे, ठीक है। यही उनकी कंसिस्टेंसी की और लॉन्ग टर्म जो परफॉर्मेंसेज हैं उसकी बुनियाद बनते थे, ठीक है। सर, टाइम कम, मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बेजा तब्दीलियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आकिब जैसा पहले हेड कोच थे, अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर बन गए हैं। अगर हम बात कर लें 5 मेंटोर्स की, 5 मेंटोर्स को फारिग करवा दिया गया है, 5 में से 2 मेंटोर्स को नई जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। मिसबाह उल हक साहब को रेड बॉल का कोच बनाया जा रहा है, सरफराज अहमद को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बेजा तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक ट्रैक पे आ जाएगी, या पाकिस्तान की क्रिकेट और ज्यादा तबाह हो जाएगी, जो हमने क्रिकेट अपनी तबाह कर दी अभी तक? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये तब्दीलियां मुझे तो बज़ाहिर इसलिए मुस्बत नजर आ रही हैं कि बतौर चीफ सेलेक्टर और हेड कोच आकिब जावेद जो है वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं प्रोड्यूस कर सके, तो उनको वापस एमसीए भेजना उनकी तरक्की नहीं, बेसिकली तनज़ली है, ठीक है। ठीक है, बुरी हेड कोच थे, ज़रा हम सारे इस चीज का। सेम इज द केस अगर मिसबाह को रेड बॉल के लिए ही सिर्फ किया जा रहा है, तो जिस चीज का मैं भी जिक्र कर रहा था आपसे, ये बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। अगर उनकी सिलेक्शन रेड बॉल के लिए हो रही है तो जाहिर है उनकी एक बड़ी अच्छी जो मशहूरी है, जिस चीज के लिए वो मशहूर है, वो टुक टुक एक वर्ड है उन्होंने, हाँ मिस्टर टुक टुक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टेस्ट के अंदर सबसे तेज सेंचुरी जो है वो जड़ी हुई है, ये उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो बहरहाल बात यह कि फिर भी वो एक जो स्पेसिफिक आपका मोड ऑफ क्रिकेट है, ठीक है, उसके अंदर वो कामयाब कैप्टन के अंदर शुमार किए जाते हैं। इमरान खान के हमपल्ला जो है इस वक्त मिसबाह उल हक जो है वो टेस्ट कैप्टन शुमार किए जाते हैं। इसी तरह वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट चैंपियनशिप ग्रेस लेकर आने वाले वो बनते हैं।
तो उनको अगर तो रेड बॉल की दी जा रही है, जो है वो कोचिंग की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी जायज है, जरूर होनी चाहिए। वो जो नौजवान आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को रेड बॉल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी अभी से उसकी वो नर्सरिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करें, और उसको मैं ये समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए ना किया जाए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, और उस चीज से मावरा किया जाए कि चेयरमैन पीसीबी कोई भी हो वो इस चीज का इख्तियार ना रखे। मैं समझता हूँ कि मेजर चेंजिंग्स आने वाली है, ये जो आपने भी बात की कि बेजा तब्दीलियां, ये उस वक्त आती हैं जब आपका चेयरमैन पीसीबी जो है उसके दरमियान जो है वो आपकी म्यूजिकल चेयर शुरू हो जाती है। अच्छा सर, फिर आपसे आखिरी खबर जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना चेयरमैन का ओहदा छोड़ने वाले हैं, इसके मुताल्लिक आपकी क्या राय है और क्या खबरें आपके पास? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई रिसेंट जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो कोई ऐसा डिसीजन लेंगे या उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक उनकी नजर में मोहसिन नकवी में जाहिर है जो एक मेजर उनकी तरफ से जो ब्रेक थ्रू था चेयरमैन पीसीबी के तौर पे, तो चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनेकाद था वो करवा चुके हैं। बिल्कुल। प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो जाहिर चेयरमैन बेचारा तो उधर ग्राउंड में उतर के ना उन्हें बताने वाला है, और ना ही उनका भी ऐसा क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है। वो टोटल जो है वो इस वक्त ब्यूरोक्रेटिक जो उनका डेस्टिनेशन है उसकी बुनियाद पर चेयरमैन पीसीबी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ चेंजिंग आने वाली है, ये भी चलेगा कुछ अर्सा ऐसे ही सिलसिला। लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं सर्किट के अंदर, और वो अगर इस तरह से मुख्तलिफ ओहदों पे आ रहे हैं, जिसमें आपने सरफराज की बात की, वो तो जो है वो चीफ सेलेक्टर जो है वो उनका अगर आना जो है वो तो किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी बेहतर फैसला होगा। लेकिन जाहिर अभी उनकी कोई इस तरह से डोमेस्टिक के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की ज्यादा तजर्बा भी रहा है इस हवाले से। बेहतर तो जाहिर है जब वो आएंगे और टीम के साथ अपना वक्त बिताएंगे और उनके डिसीजन वो क्या होंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमने चीफ सेलेक्टर के तौर पे बहुत सारे तजर्बात किए, उनमें वहाबियाज जैसे प्लेयर्स को भी हमने चीफ सेलेक्टर बनाया है, तो फिर मेरा ख्याल है सरफराज अहमद उससे तो बहुत बेहतर पोजीशन पे है, तो और बड़े ही बाइज्जत सिलेक्शन होगी एज उस कंपेयर के अगर किया जाए उस चीज से। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई चीज बेहतर होनी चाहिए, उसमें पसंद नापसंद ना हो, लाहौर कराची ना हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन हो, और जो डिजर्विंग प्लेयर है उसकी सिलेक्शन अगर हो। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप कह रहे हैं डिजर्विंग प्लेयर की सिलेक्शन होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट बिलाल अहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, कल से पीएसएल की दोबारा रौनकें बहाल होने जा रही है, और पीएसएल के जो 8 मैचेस रहते थे, 4 मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और 4 मैचेस कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर नाज़रीन खेले जाएंगे। कल बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी मुकाबला कराची किंग। पेशावर ज़ल्मी के लिए डू एंड डाई वाला सिस्टम है। पेशावर ज़ल्मी अगर अपने दोनों मैचेस जीतती है फिर ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। और अगर हम कराची किंग की बात कर लें तो कराची किंग के भी 10 पॉइंट है। कराची किंग के लिए भी ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अहम है। तमाम फॉरेन प्लेयर्स ने अपनी अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया और आज इन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी किया है, और कल से जो है ना पीएसएल की दोबारा रौनकें बहाल होने जा रही हैं। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में।